और निफ्टी में आज गिरावट है क्लियरली। और एक खराब दिन इसलिए कि आज पूरे दिन मार्केट जो है वो नीचे रहा। रिकवरी की एक भी कोशिश नहीं हुई। एक छोटी सी सुबह कोशिश हुई थी लेकिन वो भी फेल ही हुई मोर और लेस। और शायद एक वो जो कल का एफआई का सेल नंबर था, बहुत दिनों के बाद हमने एक 2,500 करोड़ का सेल नंबर देखा, वापस एफएनओ में सेलिंग हुई। शायद उसने वीरू थोड़ा सा सेंटीमेंट को स्पॉइल किया, थोड़ा स्पूक किया उसने, ये पॉसिबल है। हालांकि अभी भी हम 25,800 के ऊपर ही हैं, तो वो क्रूशल लेवल हमने अभी भी नहीं तोड़ा है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अभी तक बड़ी गिरावट नहीं आई है। जो गिरावट है वो लार्जली 3 से 4 बड़े स्टॉक्स में आई है, लेकिन जो भी है दिन तो खराब रहा ही है आज का। जी हाँ, दिन तो अब तक खराब रहा ही है अनुज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल इनफैक्ट मैंने भी जब डेटा डाउनलोड किया और 26,050 के ऊपर के क्लोज के बावजूद एफआईएस की वो शॉर्टिंग थोड़ी खली, थोड़ा सा मन विचलित तो हुआ। बट अनुज, कैसे ट्रीट करें इस डिप को? हम अर्निंग सीजन के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव में हैं, है ना, और बहुत सारे नंबर्स हम देख चुके हैं। अभी भी हम 25,800 को कितनी तवज्जो दें, कितना महत्व दें उसको? हमारा ये स्ट्रक्चर कब तक सिक्योर रहेगा और इस डिप को कैसे ट्रीट करना है अनुज? देखिए बिल्कुल वीरू, देखिए मैं एक दिन की गिरावट से खैर बहुत ज़्यादा विचलित होऊंगा नहीं। और ट्रेंड एक दिन से नहीं बदलता है, ट्रेंड बनने में काफ़ी टाइम लगता है। ट्रेंड पूरा अक्टूबर में बना है। अक्टूबर के आखिरी 2 दिन में अगर मार्केट में हल्की सी गिरावट आ भी गई तो इससे अक्टूबर का ट्रेंड नहीं बदल जाएगा, जो काफ़ी शानदार रहा है। बाजार का ट्रेंड अभी भी मजबूत है, अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। हाँ, ये हो सकता है कि इंट्राडे में आज बाय ऑन डिप्स से पैसा ना बनाओ, लेकिन हो सकता है आज डिप में जो बाइंग करें उनको कल पैसा बन जाए या मंडे को पैसा बन जाए। हाँ, लेकिन अगर 25,800 के नीचे बंद हो, जो हमारा सुबह भी व्यू था, अगर 25,800 के नीचे बंद हुए तो हम रिव्यू करेंगे। फिर ऐसा कोई जिद नहीं है कि नहीं हम बस जो उस व्यू को ही लेके बैठे हैं। मार्केट है, इवेंचुअली अगर मार्केट कहेगी कि नहीं व्यू चेंज करिए तो व्यू चेंज करेंगे, लेकिन वो 25,800 के नीचे। देखिए आज ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज की गिरावट क्यों है? मेनली 4-5 बड़े स्टॉक्स की वजह से। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक। ये देखिए, भारती 27 पॉइंट, रिलायंस 27 पॉइंट, तो 54 पॉइंट तो इन 2 स्टॉक से ही हो गए। बाकी एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, तो 5-6 बड़े स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो एलएनटी आप देख रहे हैं ना, 12 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अपसाइड पर। आज सुबह हमने एलएनटी की बात भी की थी, कुछ देर में विवेक से समझेंगे भी। जो एलएनटी बातें कर रहे हैं ना, वो इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैं अभी भी मार्केट पर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देखें उतना खराब नहीं है, मतलब ऑन अ डे लाइक टुडे एडवांस डिक्लाइन अगर 1:5 का होता तो फिर भी समझ में आता, 1:2 का भी नहीं है। 1100 बढ़ने वाले शेयर अभी भी हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मार्केट में खराब है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, सपोर्ट आपका वही 25,800 से 850 का जो हमने बात की थी आज सुबह भी, और रजिस्टेंस आपकी 25,950 से 26,050 पर रहेगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट है करीब 57,800 से 58,000 का, और जो रेजिस्टेंस है वो 58,500 से 58,700 के बीच में रहेगी। बीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या क्या मूव्स आए? जी अनुज, इंडिविजुअल स्टॉक्स लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे, जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है और सस्टेनेबल हैं। पहला स्टॉक रखूंगा, दैट्स ऑल इंडिया। इम्प्रेस कर रहा है चार्ट्स पे, इम्प्रेस कर रहा है प्लेसमेंट इसकी 200 डिमा के ऊपर अपनी तरफ। ये ओआई पिछले 3 सेशन से खींच रहा है, सिर्फ फ्यूचर्स में नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोअर स्ट्राइक्स पे देखें 420 से लेकर 400 तक की सारी पुट्स में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, यानी शुरुआती पार्ट में स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कन्विक्शन 200 का क्रॉस करना ये नवंबर के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा पर्सपेक्टिव सेट कर रहा है ऑल इंडिया के लिए। तो पहला स्टॉक है ऑल इंडिया, स्ट्रॉन्ग स्टेबल। दूसरा जाऊंगा मैं मिड कैप आईटी में। इनफैक्ट मेरी कल रात की स्टडीज में भी ये शामिल था, परसिस्टेंट सिस्टम, ए क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट। सुबह भी चला, बैकफुट पे आया, बट इट्स ए क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट। 23 अक्टूबर के स्विंग हाई को टेस्ट करने की कोशिश करी इसने, हालांकि अब तक सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि मार्केट वैसा इतना स्ट्रांग नहीं है। आज निफ्टी आईटी इटसेल्फ 0.66% नीचे है, बट बेहतरीन बिल्डअप, उतना एग्रेसिव नहीं है लेकिन पोजिशनिंग बहुत स्ट्रांग है। और एक ये फ्लैग का ब्रेकआउट जिसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। और एक आपकी स्क्रीन पे रखूंगा, आई मीन दिवीज लैब। लॉरस ने भी एक लोअर लेवल से रिवर्सल दिया, दिवीज लैब भी वही पैटर्न जो मैं अभी पर्सिस्ट के केस में कह रहा था अनुज। 6648 सुबह आपने भी टिप्पणी की थी, लेकिन ओआई, प्लेसमेंट, चार्ट सब अगर आप देखें एग्रेसिव रखते हुए, तो एक फार्मा से दिवीज लैब, इवन इनफैक्ट लॉरस लैब भी मैं शायद इंक्लूड करता, बट मैं अपनी इस चैट को 3 स्टॉक्स तक ही सीमित रखूंगा। बट अनुज, एक प्रश्न मैं करना चाह रहा था आपसे। आज सुबह हम आइडिया को डिस्कस कर रहे थे, आइडिया का कोलैप्स, मतलब जो भी माफ होगा भाई,
अतिरिक्त एजीआर होगा, है ना। ये वोडाफोन के लिए कितना बड़ा सेटबैक है जो स्टोरी बन रही थी दूसरी, और इसमें भारती के लिए क्या है? एक भारती के लिए जो स्कोप बन रहा था वो भी क्या खत्म हो गया, इसलिए वो शेडिंग हो रही है? व्यू क्या है दोनों स्टॉक्स पे? बिल्कुल, देखिए चलिए काम करते हैं वीरू, आपने सिंस ये सवाल पूछा है तो मैं इसको सबसे पहले एड्रेस कर देता हूँ। भारती उस पोजीशन में है जहाँ पर भारती के लिए दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर एजीआर माफ़ होता है तो पॉजिटिव है, और अगर नहीं होता और वोडाफोन आइडिया फिर एक इन दैट केस वीक प्लेयर ही रहता है तो भी पॉजिटिव है। तो भारती उस यूनिक पोजीशन में है। इसी वजह से भारती अगर आप देंगे, और ये हमारा चैनल पर लगातार व्यू रहा है कि कई समय से, कि अगर आपको टेलीकॉम में ही प्ले करना है तो भारती इज स्टिल अ बेटर प्लेयर। हाँ, ये बात जरूर है कि 7 रुपये पे वोडाफोन आइडिया पे हमने अपना नेगेटिव व्यू एंड किया था, क्योंकि तब लग रहा था कि अब शायद एक रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसकी इक्विटी जितनी बड़ी है और जितने तरीके से लोग फंसे हुए हैं, वो 10 से 11 के बीच में, 10 जितनी बार भी ये स्टॉक 10 के करीब आएगा लोग बेचने आ जाएंगे इसको। वो सेलिंग जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगी तब तक इशू रहेगा। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए, जहाँ पर भी आपका एक इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बेसिस पर हो कि सरकार को का रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोर्ट का रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इन्वेस्टमेंट गलत है। आपका इन्वेस्टमेंट कभी उस तरीके से रिलेटेड होना भी नहीं चाहिए। तो आइडिया अभी भी मैं यही कहूँगा कि कंपेयर बिटवीन बोथ भारती जो है वो आइडिया से बेटर है। चलिए अब एक और काम करते हैं वीरू, थोड़ा कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाएं। इससे पहले मैं आज के थोड़े से स्टॉक्स की बात कर लेता हूं। कुछ रफ्तार के घोड़े और कुछ आज के फिसड्डिश है। पहले रफ्तार के घोड़ों की बात हो जाए। सबसे पहले पीबी फिनटेक देखिए आज किस शानदार तरीके से भाग रहा है। ये हर पैमाने पर यहाँ पर नतीजे शानदार थे। और एक चीज़ थी, यहाँ पर पोजीशनिंग भी उस हिसाब से उतनी ज़्यादा वीक नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पर एक इम्पैक्ट रह गया। इसके अलावा LIC हाउसिंग, ये देखिए आप, सॉरी BHEL आज का हमारा बिग स्टॉक था और हर पैमाने पर इसके शानदार नंबर्स थे। क्या देखिए BHEL में रैली आई, और सबसे अच्छी बात BHEL में लोगों को इंट्राडे पैसा बनाने का मौका मिला। अच्छा, ये एक और रीज़न है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स कंपनियों के नंबर्स इतने अच्छे आ रहे हैं, L&T BHEL, तो कोई रीज़न नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएं इस मार्केट को लेकर। कैनरा बैंक देख लीजिए, कैनरा बैंक के सब पैमाने पर शानदार नंबर्स हैं, तो कैनरा बैंक में भी लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आपने देखा है, करीब 3%। आज के फीसदी शेयरों पर आते हैं। जैसा कि वीरू ने डिस्कस किया ही, वोडा आइडिया जितनी राहत चाहिए थी उतनी नहीं मिली, और इस वजह से ये स्टॉक जो है थोड़ा सा गिरता हुआ। LIC हाउसिंग फाइनेंस था, ये नंबर्स के बाद इसमें क्लियरली आज थोड़ा सा कैपिचुलेशन है। आज मुझे लग रहा है इसमें थोड़े लोग फंसे होंगे शायद, क्योंकि शायद उनको लगा हो कि नंबर्स ठीक ठाक हैं, उस चक्कर में कहीं ओपन में शायद थोड़े लोग फंसे हुए। यहाँ पर 4-4.5% इस समय ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ। और ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डीज़, आज सुबह हमने बात भी की थी इस स्टॉक की कि ये आज का मिनी एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है, तो इस वजह से डॉक्टर रेड्डीज़ जो कनाडा रेगुलेटर की जो सख्ती है उसका एक इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला, तो इस वजह से ये स्टॉक भी आज रेडार में। वीरू।